ये कहानी 16 साल के रोजर नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने घर की सारी औरतों को गपागप करके प्रेग्नेंट कर देता है। अब इसके बाद रोजर आगे क्या क्या कारनामे करने वाला है हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट। फिल्म शुरू होती है और हम 16 साल के रोजर को देखते हैं जो समर वेकेशन के लिए अपने घर आया हुआ था। तब उसकी एक मेड मिस लपीते उसे घोड़ा गाड़ी से लेने आती है। घोड़ा गाड़ी से घर आते हुए रोजर की नजर मिस लपीते के उछलते पपीतों पे पड़ती है और उसका छोटा चेतन पैंट से बाहर आने के लिए तड़पने लगता है। इधर मिस लपीते भी समझ जाती है कि रोजर उसके पपीतों के दर्शन लेकर मजे ले रहा है, लेकिन वो उस टाइम रोजर को कुछ बोलती नहीं है। घर पहुंचती उसकी मोम की नजर उसकी पैंट पे पड़ती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी पैंट पे मेयोनीज कहाँ से आई। दरअसल रास्ते में मिस लपीते के उछलते पपीते देखने की वजह से रोजर के छोटे चेतन का दम निकल गया था। तभी वहाँ खड़ी हुई रोजर की मौसी बोलती है कि इस उम्र में तो ये सब कुछ होता रहता है, और फिर वो अपने हाथों से ही उसकी मेयोनीज को साफ करने लगती है। इसके बाद रोजर से मिलने उसकी छोटी बहन आती है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रोजर को जंगल में घुमाने के लिए ले जाती है जहाँ पर उसकी वापस से मिस लपीता से मुलाकात होती है। बातें करते वक्त मिस लपीतो को अचानक से जोर से सुसु आ जाती है और वह रोजर के सामने अपनी स्कर्ट ऊपर कर पौधों में फुहारा मारने लगती है। अब ये सब देखकर रोजर सोचने लगता है कि ये सब उसे क्या देखना पड़ रहा है। इसके बाद जब रोजर जंगल में घूम रहा होता है तो उसे वहां पर झाड़ियों के बीच में से किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। तभी रोजर वहां देखता है कि उसकी घर की एक मेड जिसका नाम उर्सुला था वो किसी लड़के के साथ दबाकर संभोग कर रही है। तभी उर्सुला की नजर रोजर पर पड़ती है और वो उसे देखकर हंसने लगती है। अब रोजर ये सब देखकर डर जाता है और वहां से अपने घर भाग जाता है। फिर रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रोजर सोने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने कमरे के बाहर खड़खड़ाने की आवाज आती है। तो जब रोजर बाहर झाँक कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। वो देखता है कि उसकी नौकरानी हेलेन एक दरवाजे पर घोड़ी बनी हुई थी और कोई ठोकुमल उसका पीछे से ही गेम बजा रहा था। टपाटप होने के बाद हेलेन अपने कपड़े सही कर वहाँ से चली जाती है और रोजर भी अपनी भावनाओं को काबू करते हुए वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। वहीं बिस्तर में उसकी बहन बर्था छुपी होती है जो रोजर को बताती है कि हमारी मौसी अभी वर्जिन है। फिर रोजर उससे पूछता है कि ये तुमको कैसे पता। तो बर्था कहती है कि ये मुझे हमारी घर की मेड हेलेन ने मुझे बताया था। फिर रोजर उससे पूछता है कि मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। फिर बर्था कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है जहाँ पर उनके घर की सारी मेड्स नहाते हुए अपने सीक्रेट्स को शेयर करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उर्सुला और बाकी मेड्स आ जाती हैं और रोजर और बर्था एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। और फिर वहाँ नदी के दूसरे किनारे तीन दरिंदे जा रहे होते हैं और ये दरिंदे भी रोजर के घर पर काम करते थे। फिर वो तीनों वहीं पर ही सुसु करने लगते हैं और दूसरी तरफ बैठी हुई मेड्स को अपना छोटा चेतन दिखाने लगते हैं। अब उर्सुला भी उनसे 4 कदम आगे थी और वो भी अपनी स्कर्ट ऊपर कर अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है और ये सब रोजर और बर्था एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा एक एक कर सबसे गले मिलती है, लेकिन जब रोजर की बारी आती है तो वो उसे हेलो बोलकर घर के अंदर चली जाती है। अब ये सब देखकर रोजर को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ अन्याय क्यों हुआ। तभी रोजर की छोटी बहन बर्था उसके पास आती है और उसे एक चर्च के अंदर ले जाती है। फिर वो दोनों चर्च की छत पर बैठकर अपनी मौसी की बातें सुनने लगते हैं। उनकी मौसी मार्गरेट फादर के सामने अपने पापा को कन्विंस कर रही थी। मार्गरेट बोलती है कि फादर मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू रोजर कुछ दिनों पहले ही घर आया है और जब से मैंने रोजर को देखा है मैं उसके प्यार में बर्बाद हो गई हूँ। कई बार मैंने सपने में उसके साथ दबाकर संभोग किया है। अब ये सब बातें ऊपर बैठा हुआ रोजर सुन रहा होता है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रोजर सोचता है कि आखिर कोई तो है इस घर में जिसे मैं भी पेल सकता हूँ, वरना घर की सारी औरतों को तो नौकर ही पेलते जा रहे हैं। अब ये पेलन कार्यक्रम की बातें सोचकर रोजर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रोजर को घर लेके आते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं। फिर रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि इस चूतिए को क्या सजा मिलनी चाहिए। इस पर पादरी कहता है कि इसके पिछवाड़ों को मार मार कर बंदर की तरह लाल कर देते हैं। फिर रोजर की माँ उसकी मौसी मार्गरेट को बोलती है कि ये शुभ काम तुम करोगी। मार्गरेट पहले तो इसे करने से मना कर देती है, लेकिन रोजर की माँ के फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और रोजर के पिछवाड़े पर जोरदार फटके देती है जिससे उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है। रात को रोजर बेड पर उल्टा होकर सोता है क्योंकि उसके दोनों तबले सूजे हुए थे। तभी उसे अपने कमरे के बाहर बर्तनों के बजने की आवाज सुनाई देती है। रोजर देखता है कि इस बार भी कोई ठोकुमल हेलन के पीछे से उसकी ठुकाई कर रहा था और इस बार भी हम व्यूवर्स को ये पता नहीं चल पाता कि ये ठोकुमल है कौन जो अपना काम खत्म कर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इस बार रोजर के साथ वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक भी खड़े थे जो हेलन की ठुकाई को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उर्सुला आती है और रोजर से बोलती है कि आज की पिटाई के बाद तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, आओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। रोजर कहता है नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें एक
बात बताओ, मैं रोज देखता हूँ कि हेलन के पीछे से कोई गेम बजा रहा होता है और काम खत्म होने के बाद वहाँ से चला जाता है। आखिर ये महान पुरुष है कौन? इस पर उर्सुला उसे बताती है ये हम मेड्स का टॉप सीक्रेट है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रोजर को याद आता है कि हेलन की ठुकाई तो मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे, इसलिए वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके रूम में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर रोजर देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से आसमान में कुछ देख रहे होते हैं। तभी रोजर को देखकर मिस्टर फ्रैंक घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद रोजर भी दूरबीन में देखने की कोशिश करता है। रोजर देखता है कि बाहर दो लोग दबाकर संभोग कर रहे हैं। इसे देखने के बाद रोजर सोचने लगता है कि ये साला फ्रैंक तो मुझसे भी ज्यादा हवस का पुजारी है। फिर रोजर को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें गपागप की बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। तभी रोजर उस किताब को अपनी पैंट में छुपा लेता है और वहाँ से चला जाता है। रोजर अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पेरेंट्स से कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब रोजर की होल से अंदर झांकता है तो वो देखता है कि उसके पापा उसकी मम्मी के अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। रोजर इसे एंजॉय ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एलिसा का मंगेतर रोनाल्ड आ जाता है और वो रोजर को पकड़ लेता है। फिर रोजर उससे बोलता है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताना और जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। अब रोनाल्ड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो रोजर से अपनी कार साफ करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर एक अस्तबल में छुपकर उस गपागप वाली किताब को पढ़ रहा होता है और वो उसको पढ़ते हुए अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक नौकर चूतड़मल आ जाता है जिसको देखकर रोजर एक कोने में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलन मुर्गियों को दाना डालने आती है। फिर वो चूतड़मल हेलन को वहीं पर फंसा देता है और उसके पीछे जाकर उसका गेम बजाने लगता है। फिर हेलन वहाँ पर रोजर को देखती है। फिर वो उससे हेल्प करने के लिए बोलती है। रोजर जैसे ही हेलन की मदद करने के लिए आता है हेलन उसे मना कर देती है और बोलती है कि थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलन को अपना गेम बजवाने में मजा आ रहा था। फिर रोजर भी बाहर देखने के लिए जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब तक वो चूतड़मल हेलन का गेम बजा चुका होता है। इसके बाद रोजर अपने घर के अंदर आता है जहाँ पर उसकी बहन एलिसा और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठा होता है। फिर रोनाल्ड रोजर को देखकर बोलता है कि मेरे जूते बहुत गंदे हो गए हैं तो तुम इन्हें अच्छे से साफ कर दो, लेकिन रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इससे रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और रोजर की मोम को उस रात की सारी बात बता देता है। रोजर की मोम ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरे दोनों बेटे ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं ये साला ठरकी कहाँ से पैदा हो गया। जब रोजर वहाँ से बाहर जा रहा होता है तो वो मियाँ खलीफा की अनसुनी कहानी वाली किताब को अपनी बहन की किताब से एक्सचेंज कर देता है और फिर रोजर बाहर खड़ा होकर अपनी बहन को वो गपागप वाली किताब को पढ़ते हुए देखता है। दूसरी तरफ एलिसा उस किताब को पढ़ते हुए अपने चर्म सूत्र की प्राप्ति कर रही होती है। फिर रोजर अपनी चुल्ल शांत करने के लिए उर्सुला के पास जाता है जो रसोई में काम कर रही होती है। फिर रोजर किसी भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा उर्सुला पे टूट पड़ता है, लेकिन उर्सुला को लगता है कि उसे किसी घर के नौकर ने पकड़ा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए रोजर के सिर पर एक प्लेट मार देती है। लेकिन जब उर्सुला को पता लगता है कि ये तो अपना छोटा पप्पू रोजर है तो वो उसे गपागप करने के लिए हाँ बोल देती है। अब रोजर अपना प्रोसेस शुरू ही करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक मोटी मेड आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब रोजर की ठरक चरम सीमा पार कर चुकी थी और उसे किसी के साथ गपागप करके अपने छोटे चेतन को शांत करना था। तभी रोजर को मिस लपीते याद आती है और वो सोचने लगता है कि कोई दे ना दे लेकिन मिस लपीते तो अपने पपीते मुझे खिला ही देगी। फिर वो भागकर मिस लपीते के पास जाता है और किसी भूखे नंगे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ता है। रोजर वहीं पर ही मिस लपीते की सुरंग की खुदाई करना शुरू कर देता है। अब पहले तो मिस लपीते उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो रोजर का साथ देने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डाकिया आता है जो चिल्लाते हुए कहता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये सुनकर वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर भी रोजर के छोटे चेतन को निराशा प्राप्त होती है। अब अगले दिन रोजर की फैमिली के सभी मर्दों को जंग पर जाना था तो इसलिए वो अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं। फिर वहाँ पर खड़ा हुआ मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि मैं जंग पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अस्थमा है। जब रोजर को ये पता चलता है कि घर के सारे मर्द जंग पर जा रहे हैं और घर पर सारी औरतें अकेली रहेंगी तो वो खुशी के मारे नाचने लगता है। अब फ्रांस में एक रिवाज होता है कि जब भी घर के मर्द जंग पर जाते हैं तो जंग से एक रात पहले सभी मर्द अपनी वाइफ के साथ जाकर जंगल में गपागप करते हैं। अब वहाँ रोजर भी उन सबको गपागप करते हुए देख रहा होता है। फिर रोजर सोचते हुए बोलता है कि बेटा आज जितना बजाना है बजा लो, लेकिन कल से इनका बैंड मैं ही बजाने वाला हूँ। फिर अगले दिन घर के सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ दबा कर संभोग करता है। अगले दिन बर्था रोजर को बोलती है कि हमारी माँ फादर के सामने कुछ कन्विंस करने वाली है, तो चलो हम देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या पाप किया है। दूसरी तरफ उनकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में संभोग करता है और मुझे भी इसमें मजा आता है, पर कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रही। पादरी कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और ये करना पाप नहीं है। इसके बाद हम रोजर की मेड केट को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठी होती है। इसके बाद रोजर नदी में से एक भूखे मगरमच्छ की तरह बाहर निकलता है और उसको वहीं पर पेलना चालू कर देता है। अब ऐसा कर रोजर का कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो घर की सभी औरतों को पेलने का प्लान बनाता है। फिर रात को रोजर अपनी मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उनके बिस्तर पर लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मार्गरेट आती है और रोजर को देखकर चौंक जाती है। फिर रोजर मार्गरेट को बोलता है कि अभी तक आप वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। अब पहले तो मार्गरेट उसे मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर तक किस करने के बाद मार्गरेट एक भूखी शेरनी बन जाती है और वो दोनों पूरी रात गपागप करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलेन चाय लेके आती है, पर उसको इस बार घोड़ी बनाने वाला कोई नहीं था क्योंकि घर के सारे मर्द जंग पर गए हुए थे। फिर हेलेन रोजर के कमरे में उसे चाय देती है। हेलेन वहाँ से जा ही रही होती है, तभी अचानक रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ही घोड़ी बना देता है। फिर अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा को देखता है जो कि एक अस्तबल में जा रही होती है। फिर रोजर भी उसके पीछे आने लगता है। वहाँ जाकर रोजर देखता है कि एलिसा घोड़ों को घास डाल रही है। तभी रोजर उछलकर एलिसा को पकड़ लेता है और उसके साथ वहीं पर ही गपागप करना चालू कर देता है। पहले तो एलिसा रोजर को मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर तक करने के बाद एलिसा को भी मजा आने लगता है और वो दोनों वहीं पर ही दबाकर गपागप करते हैं। अब रोजर की मौज हो गई थी क्योंकि घर की सारी औरतें एक एक कर रोजर के साथ गपागप कर रही थी और कभी कभी तो रोजर एक साथ तीन तीन मेड्स को भी घोड़ी बना देता था। एक दिन गपागप करने के बाद एलिसा रोजर को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर रोजर की फटके हाथ में आ जाती है, पर इसके बाद रोजर देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और सभी आदमी अपने अपने घर वापसी आ रहे हैं। अब रोजर घर पर बैठकर ये सोच रहा होता है कि इन सबसे जान कैसे छुटाऊं, पर तभी वहाँ पर उर्सुला आती है और वो रोजर को बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। फिर कुछ देर बाद उसकी मौसी मार्गरेट बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अब रोजर सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर के सभी लोगों को मेरे कांड के बारे में पता चल जाएगा। अब रोजर सबसे पहले तो एक लाल नेल पॉलिश लेके आता है और उसे लेकर अपनी बहन एलिसा के पास जाता है। रोजर उस लाल नेल पॉलिश को उसके बिस्तर पर लगा देता है और एलिसा से कहता है कि तुम रोनाल्डो को सीड्यूस करो और उसके साथ आज रात पलंग तोड़ गपागप करो ताकि रोनाल्डो को ये लाल रंग देखकर लगे कि तुम एक वर्जिन हो। इसके बाद रोजर अपनी मौसी मार्गरेट के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो और मार्गरेट शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद रोजर उर्सुला के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। अब उर्सुला उसे शादी से मना कर देती है क्योंकि वो एक काड़े आदमी से प्यार करती थी। अब तीनों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को भी ये पता नहीं चलता कि रोजर ने पीछे से क्या कांड फैलाया था। उसी रात रोजर हेलेन के साथ पलंग तोड़ गपागप करता है और कुछ दिनों बाद हेलेन रोजर को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी और वो भी अपने घर से स्कूल के लिए निकल रहा था। रोजर हेलेन को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पति का इंतजाम कर दूंगा। फिर हेलेन इस पर कहती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो लगभग घर के सभी मर्दों ने पेला है, इसलिए मैं ये मटका किसी के ऊपर भी फोड़ दूंगी। फिर रोजर भी वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा आपको काम पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।